हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है हमारा बायोलॉजी से बिलोंग करने वाला चैप्टर है। और ये चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप क्लास 3 और 4 से कुछ नॉलेज पहले से ही लेते हुए आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी ये जो प्रोसेस होती है, ये अभी जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे होती है प्लांट्स के अंदर। और ये प्लांट्स के अंदर क्या होती है, यानी प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस ही क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे लिए वेरी एसेंशियल, हमको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस। और ये है हमारा क्लास 10th का ICSE बोर्ड का चैप्टर है, पर सबके लिए ये क्या है, यूज़फुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स सेल्फ फूड प्रोड्यूसर होते हैं, ये आप सबको पता ही है। अपना फूड प्लांट्स खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उनको फूड बना कर देते हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो अपना फूड के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। पर प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो यही हमको गिवन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स बट प्लांट्स प्रिपेयर इट फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कि फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, तो उसके लिए उनको किस किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देख लेते हैं। कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है मेनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर। किन के अंदर होती है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। होने को तो सभी प्लांट्स में होती है, पर मेनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रीन प्लांट्स का, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। Synthesize food from carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and light energy। ये जो प्लांट्स है ये अपना फूड जो बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर यानी कि H2O की प्रेजेंस H2O से बनाते हैं। और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? क्लोरोफिल और सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारी क्या निकल कर आएगी फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको लर्न करना नेसेसरी है। Photosynthesis is the process by which living plant cells containing chlorophyll produce food substance, means food substance यहाँ पर क्या हो सकता है? Glucose and starch from carbon dioxide and water by using light energy. Plants release oxygen as a byproduct during photosynthesis। जो प्लांट ऑक्सीजन हमको देते हैं वो उनकी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इंटेंशनली उन्होंने वो अपने लिए नहीं बनाया है, बस वो साथ में वो चीज़ उनके लिए बन गई है जो कि उनके यूज़ की नहीं है, वो हमको दे देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे कि फूड फॉर ऑल, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो हर एक पर्सन के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होती है। प्लांट्स के लिए तो है, वो अपना फूड तो खुद से बनाए रहे, पर हम लोग या एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे तभी तो हमको भी फूड मिलेगा। तो यही हमको गिवन है। फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेटली the source of energy and food for all living being, directly for plants and indirectly for animals and humans who eat the plants or the plant eating animals। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्यों नेसेसरी है, इंपॉर्टेंस क्या है। ऑक्सीजन हमको जो वो देते हैं इसलिए भी ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, फोटोसिंथेसिस इज द only biological process which release oxygen into atmosphere। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन केवल प्लांट्स से मिलता है, और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसके थ्रू ही हमको ऑक्सीजन मीन्स O2 मिलेगा। अदरवाइज हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, नो लिविंग बीइंग कैन रिमेन अलाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग जो है, इवन प्लांट्स भी, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल
जो हम देख रहे थे कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ क्लोरोफिल। तो उस पिगमेंट की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, फिल मतलब लीफ यानी कि हरी लीफ, is the green pigment found in plants. It is contained in microscopic cell organelle called chloroplast। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो ग्रीन लीफ में हो रहा है। तो ग्रीन लीफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट करके एक सेल ऑर्गेनेल है ओवल शेप का, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट आर माइन्यूट ओवल बॉडी बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, यानी एक ओवल शेप की बॉडी है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। एंड देयर इंटीरियर कंटेन क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक यानी कि थाइलाकोइड, यानी कि उसके अंदर इस तरीके से कॉइन्स के फॉर्म में थाइलाकोइड्स यानी कि फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर जमा रहती है, जिसे हम थाइलाकोइड बोल देंगे। अरेंज इन अ पाइल, और हर एक पाइल को हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रेना। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको गिवन है कि ये एक पूरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर ये ऐसे कॉइन्स के फॉर्म में जो जमा हुआ है, हर एक कॉइन को थाइलाकोइड बोल देंगे। और जो पूरा पाइल है यानी कि कॉइन की जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है उसे हम ग्रेना बोल देंगे। और ग्रेना के चारों तरफ एक कलरलेस सब्सटेंस बिखरा रहता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस तरीके से जो सब्सटेंस बिखरा हुआ है उसे हम बोल देते हैं स्ट्रोमा, जो कि एक फ्लूइड होता है। ऑर्डिनरी देयर में बी 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल, यानी एक प्लांट सेल के अंदर 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो द पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल, वो हमारा थाइलाकोइड जो है कॉइन्स है उनकी वॉल्स पर प्रेजेंट होता है। तो द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन इन द वॉल ऑफ थाइलाकोइड्स। इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल नहीं होती है। और जो हमारा क्लोरोफिल है वो किस किस का बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के थ्रू वो सिंथेसाइज होता है, बना होता है। क्लोरोप्लास्ट आर mainly contained in mesophyll cells located between the upper epidermis and the lower epidermis। जो हमारी एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर गिवन है हमको पीछे की तरफ। तो ये जो हमारी एपिडर्मिस है यानी कि जो प्लांट लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी बीच में जो मेसोफिल सेल्स है इनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है और ये जो सारी सेल्स है ये मेसोफिल सेल्स है। और मेसोफिल सेल को भी इन्होंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पैलिसिड सेल्स और स्पॉन्जी सेल के फॉर्म में। पैलिसिड सेल ये जो कॉलम लाइक सेल है यहाँ पर, इन्हें हम अदर नेम हम बोलें तो पैलिसिड सेल का अदर नेम होता है कॉलम सेल। और जो मेसोफिल सेल है यहाँ पर जो रैंडम अलग अलग टाइप की शेप की जो बनी हुई है वो यहाँ पर स्पॉन्जी सेल है। तो चलो हम वापस हमारा उसी पार्ट पर चलते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। These are also found in guard cells of stomata and in the outer layer of young green stem। यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो नए न्यूबॉर्न प्लांट होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है, तो उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो प्लांट की जो गार्ड सेल है यानी जो स्टोमेटा है उसमें इस तरीके से गार्ड सेल होती है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और हम देखें यहाँ पर तो हमें गिवन है देयर मे बी मोर देन 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस। एक लीफ की जो सरफेस है, एक पत्ती जो है उसकी सरफेस पर कम से कम 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर mm में प्रेजेंट होते हैं, यानी इतनी छोटी सी जगह में 5 लाख क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उसके अंदर फिर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। ठीक है। you will be surprised to know that there
आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो भी कितने टाइप्स का होता है? 9 टाइप्स का। और जो उसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है उसका टाइप है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जो क्लोरोफिल हमसे पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। ठीक है, अब हमको जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के विजिबल होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो वो ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो ही हमको ग्रीन विजिबल होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो प्लांट्स हैं वो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, यानी जो सनलाइट आ रही है उसमें से कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और हमको ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करके वो हमको दिखाते हैं, इसीलिए हमको जो सारे प्लांट हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एट बोथ एंड्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे एंड रिफ्लेक्ट अवे द ग्रीन लाइट, दैट इज वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। द एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ब्लू और रेड लाइट है ये जब फॉल होगी विजिबल स्पेक्ट्रम से तो ही हमको जो प्लांट है वो ग्रीन विजिबल होगा, और ग्रीन होगा तो ही वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। कौन? प्लांट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल। बहुत ज़्यादा एक्सेस में लाइट मिलेगी तो हमारा जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही हमको गिवन है यहाँ पे, क्लोरोफिल इज़ हाईली सेंसिटिव टू लाइट, so too much light may destroy it. However, the formation of chlorophyll itself depends on the exposure of plant to light. The grass growing in the shade under a stone turns yellowish due to the non-formation of new chlorophyll and due to disintegration of the older one in the absence of लाइट। यानी कि लाइट की एब्सेंस में या जो शेडेड एरिया होते हैं वहाँ की जो ग्रास हम देखेंगे वो थोड़ी सी येलोइश हो जाती है क्योंकि उसमें प्रॉपर क्लोरोफिल फॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, अब है रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो हमारी जो लीफ है उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनकी ओपनिंग कैसे होगी और वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे उसमें एंटर होगी और कैसे बाहर आएगा ऑक्सीजन, ये सारा हमको देखना है। तो स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग अकरिंग इन लार्ज नंबर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो हमारी लीफ होती है, इस तरीके से हमारी लीफ है, तो ये जो लीफ की जो अपर सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस होती है और उसके जो नीचे वाली लोअर वाली सरफेस है ये अपर है और ये लोअर है, यहाँ पे ये लोअर सरफेस है। तो लोअर सरफेस पर मेनली स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के। ठीक है, ज़्यादा नंबर में। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज़ टू लेट इन CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो उनके थ्रू जो CO2 है वो लीफ के अंदर एंटर करती है और कहाँ से? एटमॉस्फेयर में होती है, तो उससे फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होती है यानी होती है। व्हेन स्टोमेटा आर नॉट इन यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स व्हेन इट इज़ डार्क दे टेंड टू क्लोज देयर ओपनिंग सो दैट वाटर लॉस इज़ मिनिमाइज फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, ओनली डे टाइम में होती है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो जब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा नाइट में, तो हमारे जो स्टोमेटा है तो वो भी क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, यानी स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन, वो भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स जब स्टोमेटा खुले रहते हैं तो ही वहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ लाइट एज आफ्टर सनराइज दे रिस्पॉन्ड टू अलाउ CO2 to diffuse in transpiration occur along with photosynthesis. Due to this process, one can say that transpiration is the price which the plant pays for photosynthesis. तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के आती है कि ट्रांसपिरेशन एक तरीके से एक करेंसी है जो खर्च होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए ट्रांसपिरेशन
होना असेंशियल है। यानी कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस कराना है, फूड बनाना है प्लांट में, तो हमें क्या होने देना होगा? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर लॉस, यानी कि पानी प्लांट में से इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा का क्लोज और ओपन होने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। तो मैं आपको इसको थोड़ा आपको बता देती हूँ क्या है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, ये है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, और इधर जो स्ट्रक्चर है ये है क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा यानी स्टोमेटा ओपन कैसे होगा? तो वो डिपेंड करता है इसके जो सराउंडिंग में जो गार्ड सेल्स है उस पर डिपेंड करता है। क्लोज होगा वो भी गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। जब ये गार्ड सेल बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, थिक हो जाएगी, सोलन हो जाएगी, तो हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन। और जब ये गार्ड सेल एकदम फ्लैटेंड हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो उसके रीज़न भी हमको आगे गिवन है कि K+ की कॉन्सेंट्रेशन का या शुगर की कॉन्सेंट्रेशन का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं। तो यहाँ पर गिवन है द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आर ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी यानी वाटर आने जाने की वजह से स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है। दे हैव थिक इनर वॉल फेसिंग द ओपनिंग। जो ओपनिंग है वहाँ पर स्टोमेटा की जो वॉल है वो क्या होती है? थिक होती है। तो जैसे ही उसमें वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा? वो एकदम से ओपन हो जाएगी, और जब वाटर वहाँ से लॉस करेगा तो थिन आउटर वॉल हो जाएगी, तो अपोजिट साइड में मतलब कि वो फिर वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो दिस साइटोप्लाज्म कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और वहाँ पर जो अंदर जो गार्ड सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये वाला अभी तक जितना भी मैंने आपको इस चैप्टर का पार्ट पढ़ाया, तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूं और इसका भी नेक्स्ट वीडियो आपको डालूं। ठीक है, तो और फिर मैं इसका पूरा सम अप करके एक कंप्लीट इस चैप्टर का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।